गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। yesterday we studied about lost और ज़्यादातर केस में lost के ही पूछे जाते हैं, फाउंड का अभी तक पूछा नहीं गया, बट CBSE एग्जाम्स में कभी कभी दे हैव आस्क्ड अबाउट फाउंड हो, तो हम ये भी सीख ही लेते हैं जब हमको पता है। ठीक है, अब फाउंड में आप कुछ डिटेल्स नहीं लिख सकते हैं। देखिए मैं बता दूँ, अगर फाउंड में क्या होगा कि अगर आपने डिटेल्स लिख दी, क्या लिख दी, अगर आपने जो है वो डिटेल्स लिख दी तो क्या हो जाएगा, हो ये जाएगा बेसिकली कि कोई भी आकर के कह देगा कि ये तो मेरी चीज़ है, तो आप क्या करोगे कि आप ये कहोगे कि मुझे ये चीज़ मिली है, तो जिसकी भी हो या जिसकी भी गुमी हो वो उसकी प्रॉपर या उसकी पहचान बता के ले जाए। अगर मेरा पर्स गुम जाता है तो मुझे पता है मेरे पर्स में क्या था, लेकिन अगर मैं कहता हूँ मुझे पर्स मिला है तो सबको कहेगा मेरा है, तो पहचान बताना ज़रूरी है। वैसे इस तरीके के ऐड बहुत कम बनते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में टू बी प्रैक्टिकल कोई चीज़ लौटाते नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ईमानदार होते हैं तो वैसे तो लोकल लेवल पे मिल जाता है, लेकिन फिर भी ऐड देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली लेकिन हम फिर भी बना देते हैं। ठीक है, इसको कोई फॉर्मेट नहीं है, इसको हम सीधे से एक एग्जाम्पल के माध्यम से लिखा बता देता हूँ मैं। इसमें फाउंड ही लिखना है आपको। अब क्या लिखना है देखिए, आप पढ़िएगा। जैसे मैं एक बैग मिल गया, ब्लैक VIP बैग, ये कंपनी का बैग है, अब ब्लैक VIP बैग। ठीक है, अब क्या मिला है आपको, ये मिला है, यही लिखना है। बाकी ये लाइन अगर फॉर्मेट देख के बात करोगे तो ये लाइन कॉमन आएगी, ये कॉमन आएगी। इट विल बी RETURNED, इट विल बी रिटर्न टू ऑनर, उसके मालिक को। ये लाइन कॉमन रख सकते हो। आफ्टर पर्टिकुलर डिटेल्स, देखिए समझे आप, ये बैग बता दिया कि ये काला बैग गुम गया, अब उस बैग के अंदर क्या था वो तो उसके मालिक को ही पता होगा, तो वो कह रहा है कि अच्छा जिसको मिला है उसने बैग खोल के देखा है, उसको पता अंदर क्या क्या है, तो ये क्या कह रहा है, इट विल बी रिटर्न, ये लौटाया जाएगा टू ऑनर, उसके मालिक को, आफ्टर पर्टिकुलर डिटेल्स, उसकी पर्याप्त एक एक विशिष्ट जानकारी देने के बाद, विशिष्ट जानकारी आपको देनी होगी। फिर ठीक है, वही कॉन्टैक्ट और वो मोबाइल नंबर, ये बन गया सब आपका एक। अब दूसरा एक और महत्वपूर्ण बनाते, चलिए अब हम ज्वेलरी का बनाते हैं। फाउंड ए सूटकेस हैविंग या containing लेडीज ज्वेलरी, उसके अंदर क्या है, ज्वेलरी। फिर क्या आएगी लाइन, कॉमन लाइन, इट विल बी रिटर्न टू ऑनर आफ्टर पर्टिकुलर डिटेल्स। बस तब समझ गए, केवल आपको एक ही लाइन में लिखना है कि क्या मिला है आपको, ज्यादा उसको। अब आपको चाबी मिली है, फाउंड a bunch of keys, बस a bunch of keys on गांधी रोड, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया का नाम लिख दो और बाकी फिर यही आ जाएगा। तो इस तरीके से जो आप देख रहे हो इसमें हम बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसिंग हमको समझना। मिसिंग का मतलब होता है व्यक्ति खोया हुआ है ना। यहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड नहीं आएगा, यहाँ पे MISSING मिसिंग आएगा। मिसिंग का मतलब गुम गया है। अब मैं इसको एक बना देता हूँ, मैं देख लीजिए कौन मिसिंग है। माई ग्रैंडमदर, दादी जी। अब क्या बताएंगे, उनका हुलिया, अ मिडल
एज्ड वुमन, ठीक है, शॉर्ट, तिगने कद की है, डार्क कॉम्प्लेक्शन यानी कि रंग गहरा है उनका, वियरिंग साड़ी। अब ये देखो, ये उनका विवरण हो गया। मेरी दादी माँ अधेड़ उम्र की औरत है, छोटे कद की है, गेहुए रंग की है या गहरे रंग की है, वियरिंग साड़ी। फिर आपको लिखना है हैज बीन मिसिंग, वो गायब है, सिंस कब से, यहां से, टू, ये आपको डेट लिखना है ना, या ये से लिख दीजिए सिंस 12 अगस्त 2020 फ्रॉम, या एरिया या सिटी का नाम, ठीक है। अब आपको यहां क्या लिखना है, अगर आपको मिल जाता है तो आप लिखते हो इफ फाउंड, अगर मिल जाते हैं, कॉन्टेक्ट योर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और कॉन्टेक्ट, ये समझ में आया आपको। अब आप देख रहे हैं इसमें क्या लिखा, वापस समझा देता हूं मैं। माई ग्रैंड मदर, दादी माँ गुम गई हैं। अ मिडिल एज्ड वुमन, अधेड़ उम्र की औरत है। शॉर्ट कद, छोटे कद की है। डार्क कॉम्प्लेक्शन, गेहूं रंग है। वियरिंग साड़ी, साड़ी पहने हुए। हैज़ बीन मिसिंग, वो मिस हो रही है सिंस 12 अगस्त 2020 फ्रॉम एरिया, सिटी का नाम। इफ फाउंड, अगर मिल जाती है। कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, व्यक्तियों की खोए की हमेशा कंप्लेंट पुलिस में होती है, तो इसलिए पुलिस स्टेशन में जाना बेटर है। और कॉन्टैक्ट, फिर आपका मोबाइल नंबर। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने आप देखें कि लॉस्ट एंड फाउंड के दोनों जो फॉर्मेट थे वो बना दिए हैं। अब आपको क्या करना है कि इसका प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए क्या करेंगे, तो मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स दे देता हूँ, आप उसको पूरा करने की कोशिश करें, है ना। तो एग्जाम्पल्स दे देता हूँ मैं। सबसे पहले आप बनाइएगा लॉस्ट अ बैग विथ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। मोबाइल, ठीक है। अब फाउंड में आप लिख दीजिएगा ब्लैक बैग या बैग मिला आपको। मिसिंग में आप लिख दीजिएगा छोटा ब्रदर, यंगर ब्रदर, एज 12 इयर्स। तो इस तरीके से आपको ये मैंने वर्क दे दिया है, इसको बनाएं, है ना। और जो भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे संपर्क करें। अगली क्लास में हम लोग सर्विस प्रोवाइडर्स जो आपको सर्विस देते हैं उनके ऐड बनाएंगे, ठीक है। टिल देन गुड बाय। गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एरियंस। आज हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हेलो एरियंस की। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, रिएक्शन विथ मेटल्स,
यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हिंदी में, और दूसरी धातुओं से अभिक्रियाएं, तीसरी हमने डिस्कस करी थी अपचयन यानी रिडक्शन। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर दी। चौथी है जो हैलो एरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन, इसमें हम पढ़ चुके थे। हैलोजनीकरण सारा मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। दूसरा रिएक्शन विथ मेटल्स, धातुओं से अभिक्रिया। तीसरा हमने पढ़ा था अपचयन। आज हमारा लास्ट टॉपिक है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ये हम डिस्कस करेंगे। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन जो रिएक्शंस होती हैं उसके लिए जो हैलोबेंजीन्स होती है वो कम क्रियाशील होते हैं, जो एरिल हैलाइड्स होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं, कम रिएक्शंस देते हैं, हाई टेम्परेचर पे देते हैं लेकिन कम देते हैं। क्यों कम देते हैं, ये आपके क्वेश्चंस आ सकता है कि एरिल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके लिए वो कम क्रियाशील होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं। वाई, क्यों कम रिएक्टिव होते हैं, क्यों? ये देखिए आप, मैंने बताया था पिछले भी आपको टॉपिक में कि जो क्लोरीन है उसके लोन पेयर क्या होते हैं, बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेते हैं, संयुग्मन कर लेते हैं। यानी कि अनुनाद Cl के +R प्रभाव के कारण और बेंजीन के -I प्रभाव के कारण क्या हो जाता है, इस कार्बन और इस हेलोजन के बीच में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं। जिससे, और ये फिर मैंने बताया था अनुनाद के कारण ये क्या हो जाता है, स्टेबल। तो प्रतिस्थापन रिएक्शन ये Cl निकले तो इसकी जगह कोई आए, तो ये कम क्यों देते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो हेलोजन होते हैं, जो हैलाइड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, हेलोजन और इस कार्बन के बीच में Cl की जगह Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है, लेकिन सेम प्रोसेस होगा। तो इन दोनों के बीच में, कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड आने के कारण जो हेलोजन वो इजीली रिमूव नहीं हो सकता। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड की जो कंपेरेटिवली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, इजीली ब्रेक हम उसको नहीं कर सकते हैं। तो ये इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आने के कारण ये जो होता है Cl इजीली यानी हेलोजन इजीली निकल नहीं पाते हैं, इसीलिए ये जो रिएक्शंस होती हैं वो कम होती हैं। यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शंस के प्रति जो हैलोबेंजीन्स होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं। ये अनुनाद के कारण मैंने बताया और ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। ये हमने ये, तो अगर एग्जाम में आ जाए कि हैलोबेंजीन नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, क्यों? तो आपको ये आंसर देना है कि अनुनाद के कारण कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या आ जाता है, द्विबंध आ जाता है। इसी कारण क्या हो जाता है, इसी कारण ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या देते हैं, कम देते हैं। केवल ये क्या देते हैं, हायर टेम्परेचर देते हैं, हायर टेम्परेचर देते हैं। और किस कंडीशन में देते हैं, कुछ आपको इसके एग्जांपल्स में दे रही हूँ। सबसे पहले अगर हम कोई भी हेलोबेंजीन, आप क्लोरोबेंजीन ले सकते हैं या कोई भी आप हेलोबेंजीन ले सकते हैं। अगर उसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराएं, आप क्लोरो ले लो, हेलो कोई भी ले लो, आपके ऊपर डिपेंड है ये। अगर उसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराएं, हाई टेम्परेचर पे कराएं, अमोनिया और कॉपर के ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो क्या हो जाता है, एमिनो समूह द्वारा इसका प्रतिस्थापन यानी एनिलीन बनती है। बनती तो एनिलीन
लेकिन टेम्परेचर क्या चाहिए, हाई। अभी मैंने बताया प्रतिस्थापन नहीं होता है, कम होता है, लेकिन हाईयर टेम्परेचर पर प्रतिस्थापन होता है। इसके लिए हमको 475 केल्विन टेम्परेचर चाहिए और अमोनिया और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करानी पड़ती है, कॉपर के ऑक्साइड की प्रेजेंस में। प्रतिस्थापन होता है लेकिन कम होता है एमिनो ग्रुप द्वारा। और क्या बनता है, H2। तो ये एमिनो ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापन हो, कम देते हैं लेकिन कभी कभी देते हैं। तो ये एमिनो ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापन फर्स्ट है, एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। दूसरा है, अगर यही रिएक्शन मैं किसकी प्रेजेंस में करा दूं, कॉपर साइनाइड की प्रेजेंस में, CuCN की प्रेजेंस। टेम्परेचर हाई रखना अपने को 475 ही केल्विन। तो क्या बन जाएगी, साइनोबेंजीन्स, CN ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापन। इसमें भी वही 2 प्रोडक्ट लेते हैं, यहाँ पे 2 लेते हैं, तो यहाँ पे भी 2 बन जाते हैं। और क्या बन जाता है, Cu2Cl2। फिर है तीसरा, अगर मैं क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे करूं, 625 केल्विन टेम्परेचर पे, 625 केल्विन टेम्परेचर और हाई दाब पे, यानी हाई प्रेशर पे, लगभग 300 एटमॉस्फेयर पे, किसके साथ, NaOH के साथ। तो क्या बनता है, फिनोल। और क्या बनता है, NaCl। ये रिएक्शन होती है, लेकिन सब देखिए आप हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है। क्लोरोबेंजीन से एनिलीन भी बन रही है लेकिन हाई टेम्परेचर पे, क्लोरोबेंजीन से साइनोबेंजीन भी बन रही है लेकिन हाई टेम्परेचर पे, क्लोरोबेंजीन से फिनोल भी बन रहा है लेकिन हाई टेम्परेचर पे। तो रिएक्शन विथ अमोनिया इन द प्रेजेंस और Cu2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो एनिलीन या एमिनोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन CuCN के साथ कराते हैं तो साइनोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, फिनोल या हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है। अगर इसकी जगह ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर हो रही है, अगर इसकी जगह ऑर्थो या पैरा ग्रुप पर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं ग्रुप लगा दें तो रिएक्शंस क्या होती हैं, इजीली फॉर्म हो सकती है। तो अब तो ये हो गया रिएक्शंस आपके इलेक्ट्रॉन नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक्स नहीं निकला और उसकी जगह भी नाभिक्स नहीं मतलब हेलोजन माइनस वाले निकले और उसकी जगह दूसरा ग्रुप आके जुड़ा, तो इसको बोलते हैं नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अगर इसकी जगह कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप मैंने बताया था, कौन कौन से बताए थे आपको, इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप NO2, SO3H, CN, COOH, जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप अगर ऑर्थो और पैरा ग्रुप पे जुड़े हों तो ये नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए हेलोबेंजीन अधिक क्रियाशील हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लोरोबेंजीन, अभी आप इजीली समझ जाएंगे। अगर इसकी रिएक्शन मैं किससे कराती हूँ, कोई भी हाइड्रोक्साइड आयन से, NaOH से है ना, एक्वस जलीय आयन OH से, ठीक है। ये OH क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल, इसको हटा के इसको लगाना अपने को, और किसकी प्रेजेंस में, एक्वस यानी जलीय सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं और तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन अगर आप खुद देखेंगे, अभी यहाँ मैंने कौन सा लगा दिया, इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप ऑर्थो पे, यहाँ मैंने ऑर्थो और पैरा पे लगा दिया, और यहाँ मैंने देखो आप एक और आपको बताऊंगी, पीछे क्या पता मोबाइल्स में आए नहीं आए, इसलिए मैं बाद में बताती हूँ आपको। यहाँ देखिए आप, एक रिएक्शन मैंने यहाँ बताई आपको, ये Cl, और यहाँ पे मैंने तीनों पोजीशन पे क्या लगा दिए, इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप। इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप NO2 कौन कौन से होते हैं,
NO2 SO3H CN COOH, कोई से भी, इनमें से कोई से भी ग्रुप ऑर्थो या ऑर्थो पेरा या तीनों पोजीशन पे, दोनों ऑर्थो और एक पेरा पोजीशन पे लगाने पर क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे नाभिक नहीं, ये अपनी ओर खींचेंगे इलेक्ट्रॉन को, जिससे क्या होता है, Cl का प्रतिस्थापन यानी हेलोजन का प्रतिस्थापन इजीली हो सकता है। तो ये रिएक्शन आप देखिए, अगर मैं इसकी प्रतिस्थापन कराती हूँ OH द्वारा, तो देखिए आप कम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाएगी। अगर यहाँ पे मैंने सोडियम कार्बोनेट लिया, यहाँ पे भी वही एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट 400 केल्विन टेम्परेचर, यानी 400 केल्विन पे टेम्परेचर पे, ये कहाँ होगी 370 केल्विन पे, और ये रिएक्शन कहाँ हो जाएगी 300 केल्विन पे। देखिए आप क्या अंतर है। अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप हेलोबेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे लगाया, अभी मैं रिएक्शन करवा रही थी हाई टेम्परेचर पे, लेकिन रिएक्शन क्या होती, नहीं होती, प्रतिस्थापन नहीं होता, रिएक्शन नहीं हो रही है। लेकिन अगर इसकी ऑर्थो और ऑर्थो पेरा, जैसे जैसे ग्रुप ऑर्थो और पेरा पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप बढ़ते हैं, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप क्या करते हैं, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, जिससे क्या होता है, इस Cl पर क्या होता है, Cl इजीली, यानी कोई भी हेलोजन है वो इजीली निकल जाएगा और उसकी जगह OH आ सकता है, क्योंकि इनके बीच में बॉन्डिंग क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। तो ये एक ग्रुप जोड़ा तो रिएक्शन कहाँ हो रही, 400 केल्विन पे, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे कराया तो देखिए आप प्रतिस्थापन हो जाएगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, लेकिन रिएक्शन 370 केल्विन पे होगी, कम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन होगी। यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे भी रिएक्शन नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप उनमें से एक ग्रुप जोड़ा, तो रिएक्शन क्या हो जाती, इजीली प्रतिस्थापित हो जाती रिएक्शन में। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे हेलोजन इजीली रिमूव हो जाता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आकर्षित ग्रुप की संख्या हम बेंजीन रिंग पे ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे बढ़ाते जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इजीली होता जाता है, प्रतिस्थापन इजीली हो रहा है। देखिए ये रिएक्शन क्या होगी, ये भी हमने एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, लेकिन ये रिएक्शन क्या हो गई, 370 केल्विन पे ही कंप्लीट हो गई। अगर मैंने इसकी ऑर्थो, दोनों ऑर्थो सब पे लगा दिया, तो देखिए रिएक्शन 300 केल्विन में ही कंप्लीट हो जाएगी। रिएक्शन OH द्वारा प्रतिस्थापन करवाना, अपने को OH जोड़ना है, कोई सा भी NaOH किसके भी प्रेजेंस में करेंगे अपन, एक्वस, तो क्या बन जाएगा, इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। लेकिन रिएक्शन कहाँ पे हो गई 300 केल्विन पे हो गई। तो आपको इन सारी रिएक्शन से पता चल रहा है कि जो हेलोबेंजीन्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर देते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा था साइनस ग्रुप द्वारा सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन, एमिनो ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापन, ठीक है ना, OH द्वारा प्रतिस्थापन, लेकिन वो हाई टेम्परेचर पे हो रहा है। लेकिन अगर हमको इजीली रिएक्शन करवानी है, तो अगर इसकी ऑर्थो या पेरा पोजीशन पे हम इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप जोड़ दें, तो रिएक्शन क्या हो जाती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए जो हेलोबेंजीन है वो अधिक क्रियाशील हो जाते हैं। और जैसे जैसे इनकी नंबर अब हम बढ़ाते हैं, यहाँ पे देखो मैंने एक ही जोड़ा, यहाँ पे मैंने 2 जोड़े, यहाँ पे मैंने 3 जोड़े, जैसे जैसे ये ग्रुप बढ़ते जाते हैं इनकी एक्टिविटी क्या होती जाती, बढ़ती जाती है। ये NO2 एक ही ग्रुप था, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा, ये 2 है अपनी ओर खींच रहे, और तीनों अपनी ओर खींचते, जिससे Cl का क्या होता, इजीली प्रतिस्थापन हो जाता। तो ये थी आपके रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स की।
अब हम पढ़ेंगे कि जो ये हेलो एरेंस होती हैं उनकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता क्या होती है। सबसे ज़्यादा कम होती हैं एरिल हैलाइड की, उसके बाद एल्किल हैलाइड की, और सबसे ज़्यादा होती हैं बेंजील हैलाइड की। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके कि निम्न को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाशीलता के आधार पर क्या है, बढ़ते क्रम में जमाओ या घटते क्रम में। तो सबसे कम कौन देते हैं, एरिल हैलाइड, और सबसे ज़्यादा कौन देते हैं, बेंजील हैलाइड। ऐसा क्यों होता है, इसमें कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या आ जाता, द्विबंध, और यहाँ पे क्या हो जाता, मैं आपको समझाऊंगी अभी कि जो इन दोनों में क्यों देते हैं। तो आपको पता चल गया कि अगर इन दोनों में पूछे हेलो बेंजीन और हेलो एल्केन में से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन ये ज़्यादा देते हैं। तो क्यों देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, R sp3 हाइब्रिड होता है, और इसमें R क्या होता है, जिसमें कार्बन में क्या होता है, sp2 हाइब्रिड होता है, जिससे हेलोजन जुड़ा है, तो इजीली दे सकते हैं। दूसरा, इसमें रेजोनेंस के कारण कार्बन और इसमें क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, जिससे हेलोजन इजीली रिमूव नहीं हो पाता है, जबकि इसमें कोई अनुनाद नहीं होता है। फिर अगर आ जाएगी बेंजील हैलाइड, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शंस क्यों देते हैं, तो मैं आपको समझाती हूँ। अनुनाद के कारण, बेंजील हैलाइड अनुनाद के कारण क्या देते हैं, ये आपका बेंजील क्लोराइड ले लो, भले कोई सा भी बेंजील हैलाइड ले लो। अगर इसमें से ये मैं बॉन्डिंग लगा देती हूँ, इससे अपन रेजोनेंस स्ट्रक्चर इजीली बना सकते हैं। अब अगर ये X निकल गया तो यहाँ पे क्या आ जाता, प्लस, बेंजील कार्ब केटाइन बन जाता है, और वो अनुनाद के कारण क्या हो जाता, स्टेबल। इसीलिए क्या हो जाता है, अनुनाद के कारण स्टेबल होने के कारण बेंजील क्लोराइड हेलो एल्केन और हेलो एरेंस की कंपेटिवली नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं। तो ये देखिए आप, प्लस Cl माइनस, फिर इसमें अनुनाद होता है। तो एग्जाम में आ सकते हैं कि बेंजील क्लोराइड या बेंजील हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए अधिक क्रियाशील होते हैं। क्यों, तो कि हेलोजन निकलने के बाद बनने वाला बेंजील क्लोराइड क्या होता है, अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है। ठीक है, जबकि अगर पूछ ले एरिल हैलाइड कम क्यों देते हैं, क्योंकि अनुनाद के कारण कार्बन और हेलोजन के बीच में उधर क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड। तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड ही रहा, ये प्लस। अब ये क्या होता है, इधर देखो, ये जो होता ना, ये प्लस कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है, और ये बॉन्ड कहाँ आ जाता है, यहाँ, और अनुनाद के कारण क्या हो जाता है, स्टेबल। अब ये पूरा हेलोजन निकल गया और उसके बाद डबल बॉन्ड आया, इसीलिए, और अनुनाद के कारण क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया। इसीलिए बेंजील क्लोराइड क्या होते हैं, बेंजील कार्ब धनायन, कार्ब केटायन बनने के कारण और अनुनाद के कारण, स्थायी होने के कारण ये क्या देते हैं, ये देखिए आप, ये बॉन्ड यहाँ गया और ये प्लस यहाँ आया। तो हेलोजन निकलने के बाद क्या बन जाता है, हेलोजन निकल जाता है, और उसके बाद जो बनता है बेंजील कार्ब धनायन, वो अनुनाद के कारण क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। इसीलिए बेंजील जो कार्ब धनायन होते हैं या बेंजील हैलाइड होते हैं, वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं अधिक देते हैं। तो ये एग्जाम में आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि इनको क्रम से जमाओ तीनों को, तो सबसे ज़्यादा इसको देना और सबसे कम एरिल हैलाइड को, और क्यों पूछे तो भी आपको आंसर, आप इजीली इसको आंसर को दे सकते हो कि जो बेंजील हैलाइड होते हैं उनसे हेलोजन निकलने के बाद बना कार्ब धनायन, बेंजील कार्ब धनायन अनुनाद के द्वारा क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। तो ये आपके नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता कि नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं जो कौन अधिक देता है और कौन कम। तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि
एरियल हैलाइड कम क्यों देते हैं? क्योंकि कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हेलोजन इजीली नहीं निकल सकता है। और ये ज़्यादा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हेलोजन निकलने के बाद कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है और अनुनाद के कारण वो भी क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। तो ये आपके रासायनिक गुण थे किसके? हेलो एरिन्स के, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स की। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, फ्रियॉन्स, जिनको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बोलते हैं, और BSC, और एक हैं आपके DDT। ये हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम फील्ड लाइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर रहे थे? डिस्कस कर रहे थे, यानी फिजिकल सिग्निफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देख रहे थे, या भौतिक गुणधर्म हम जिसको कह सकते हैं, उनके बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे। 2 या 3 पॉइंट और बाकी हमारे, तो उनको खत्म करके हम नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल, जो कि आप पढ़ चुके हैं एक बार, और हम वापस उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 2 फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स और देखनी हमको, तो हम देख लेते हैं। तो एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा क्या होती है? राइट एंगल होती है। क्या होती है? राइट एंगल होती है। और किसके राइट एंगल होती है? तो जिस सरफेस से वो फील्ड लाइंस निकलती है उसके हमेशा कैसी होती है? राइट एंगल होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज right angle to the surface, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो जो सरफेस की कैसी होती है? राइट एंगल होती है। मतलब कि ये कोई एक बॉडी है हमारी, ठीक है, जिसके पास चार्ज है। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने देखा कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर पर लोकेट है। तो इससे जो फील्ड लाइंस निकलती है कि जैसे कि ये एक नेगेटिव चार्ज है, तो हमने देखा कि स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव, ठीक है। तो जो फील्ड लाइंस होगी वो पॉजिटिव से तो निकलती है और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है। तो जो पॉजिटिव से जब फील्ड लाइंस निकलती है तो वो सरफेस के साथ कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। कि जैसे ये फील्ड लाइंस यहाँ से निकली तो ये सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगी वो हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और इसको हम आगे जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे तब हम इसको प्रूव भी करेंगे कि ये 90 डिग्री होता है या नहीं, कि सर ने ऐसे तुक्का लगा दिया। तो नेक्स्ट क्लास जब हम लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ये कितना होता है? 90 डिग्री होता है, और इसको हम प्रूव भी करेंगे। तो जो फील्ड लाइंस होती है वो क्या होती है? ऑलवेज राइट एंगल टू दी सरफेस। सरफेस की कैसी होती है? हमेशा राइट एंगल पर होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होती है, अगर एक यूनिट चार्ज हमने लिया, अगर एक यूनिट चार्ज हमने लिया तो उससे कितनी फील्ड लाइंस निकलती है? तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस assume to be point charge, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज है हमारे पास, और एक पॉइंट चार्ज जैसे कि ये कोई पॉइंट चार्ज है, तो इससे कितनी फील्ड लाइंस निकलती है? तो हमने कितनी एज्यूम की? तो इससे जो फील्ड लाइंस निकलती है वो कितनी होती है? 1/ε0, ठीक है। कितनी निकलती है? 1/ε0 फील्ड लाइंस एक पॉइंट चार्ज से चारों ओर निकलती है। और 1/ε0 किसके बराबर होता है? यानी हम जानते हैं कि कितनी फील्ड लाइंस होगी, तो ε0 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है? 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। और जैसे इसको सोल्व करेंगे यानी ये उस पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8.85
85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 क्या हो जाएगा 12, यानी किसी भी पॉइंट चार्ज से कितनी फील्ड लाइंस निकलती है तो 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12 फील्ड लाइंस एक पॉइंट चार्ज के चारों ओर निकलती है। ठीक है, तो इसको हमने एज्यूम कर लिया। अब दो छोटी छोटी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनको ऐसे समझ लो कि क्या है कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो इससे एक फील्ड लाइंस निकली और एक फील्ड लाइंस सपोज ये निकली, इससे भी एक फील्ड लाइंस निकली और एक फील्ड लाइंस ये निकली। अब दोनों लाइक चार्ज है, एक दूसरे को क्या करते हैं रिपल करते हैं, तो फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को क्या करेगी रिपल करेगी, और रिपल की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी नॉर्मल टू लाइन, क्या होगी नॉर्मल टू, लिटरली क्या करेंगे रिपल करेंगे, और रिपल्शन की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी नॉर्मल टू लाइन, क्या होगी नॉर्मल टू लाइन होगी। ठीक है, अगर ये दोनों चार्ज कैसे होते हैं अनलाइक चार्ज होते हैं, जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो जो फील्ड लाइंस होती वो क्या करती लेटरली क्या करती एक दूसरे को अट्रैक्ट करती, और अट्रैक्ट कैसे करती है तो ये जैसे कि ये फील्ड लाइंस गई और ये हम जानते हैं कि नेगेटिव पे जगह क्या होगी टर्मिनेट होगी, तो ये जो फील्ड लाइंस है अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये जो फील्ड लाइंस की अभी जो कंडीशन है उस कंडीशन को हम इमेजिन या सेंस कर सकते हैं, और उसकी जो फील्ड लाइंस की कंडीशन है वो कैसी है स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग जैसी, यानी रबर को हमने खींच के रखा हुआ है। ठीक है, और रबर क्या चाहता है अपनी लेंथ को डिक्रीज, यानी ट्राइंग टू इट्स लेंथ डिक्रीज। ठीक है, तो ये अपनी लेंथ को डिक्रीज करना चाहता है, और लेंथ को डिक्रीज करेगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। तो फोर्स कौन लगा रहा है विदाउट एनी विजिबल कॉन्टैक्ट, फोर्स कौन लगा रहा है फील्ड लाइंस लगा रही है, कौन लगा रही है फील्ड लाइंस, और इसी कंडीशन कैसी है तो लाइक स्ट्रेच स्ट्रिंग, स्ट्रेच स्ट्रिंग, इसकी कंडीशन कैसी है स्ट्रेच इंक्रीज, यानी रबर की समान कि रबर को हमने खींच के रखा है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है कि दोनों को वापस यानी अपनी लेंथ को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, और लेंथ को डिक्रीज करेगा तो ये दोनों कैसे होंगे पास में आएंगे। ठीक है, तो ये फील्ड लाइंस के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देख लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, जो कि आप पढ़ के आए हो और आपको बहुत बढ़िया से आता भी होगा। ठीक है, हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने भी मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कोई भी चीज़ इसमें हम रहने देंगे। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव। ठीक है, हाँ, अब इसको स्टार्ट करने से पहले हम इलेक्ट्रिक डायपोल को समझते हैं और इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि हमारे आसपास की सारी चीज़ें, ठीक है, सबसे छोटा पार्टिकल हमने देखा इलेक्ट्रॉन, क्या देखा हमने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं एटम बनाते हैं, क्या बनाते हैं एटम बनाते हैं, एटम मिलकर क्या बनाते हैं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, और कंपाउंड मिलकर क्या बनाते हैं मटेरियल बनाते हैं। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। ठीक है, तो हम इतना कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर का जो नेचर है और नेचर में जो प्रेजेंट सारी चीज़ें हैं वो किससे मिलकर बनी हुई है तो वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है, हम कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम बनाते हैं, एटम मिलकर क्या बनाएंगे मॉलिक्यूल बनाएंगे, मॉलिक्यूल क्या बनाएंगे कंपाउंड, और फिर क्या बन जाएगा मटेरियल बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम कंपाउंड को मटेरियल को तोड़ेंगे तो वहाँ पर हमको एक छोटी चीज़ मिलेगी, वो क्या मिलेगी हमको तो मॉलिक्यूल, उसको भी तोड़ेंगे तो एटम मिलेगा, उसको भी तोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेंगे पार्टिकल्स मिलेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है सॉरी, तो सबसे छोटा पार्टिकल हम अभी तक जो जानते हैं वो इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं, पर अभी जो रिसर्च हो रही है वो किसके ऊपर हो रही है गॉड पार्टिकल के ऊपर, जो कि सबसे छोटा पार्टिकल अभी मिला है पर अभी वो अपने सिलेबस में इंक्लूड नहीं हुआ है, इसलिए हम जो अभी सबसे छोटा पार्टिकल जानते हैं वो क्या है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बात करते हैं हम डायपोल को कि डायपोल क्या होता है। तो डायपोल क्या होता है एनीथिंग इन द नेचर, एनीथिंग इन द नेचर। ठीक है, तो नेचर में ऐसी कोई भी चीज, ठीक है, जिसके पास टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हो, यानी एनीथिंग इन द नेचर विच हैज गॉट
टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एंड चार्जेस आर अटैच्ड विथ फिक्स्ड डिस्टेंस या एट फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हम इसके डेफिनेशन लिख देते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल हम किसको कहेंगे, तो एनीथिंग in the nature, anything in the nature which has got two equal and opposite charges, which has got two equal and opposite charges and charges are fixed at charges are attached at fixed distance is called dipole, is called dipole। तो नेचर में ऐसी कोई भी चीज जिसके पास दो चार्जेस हो और वो दो चार्जेस कैसे हो, इक्वल एंड अपोजिट हो, कैसे हो, इक्वल एंड अपोजिट हो, और दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है यानी दोनों चार्जेस जो अटैच्ड है वो एक फिक्स डिस्टेंस पर अटैच हो। यानी फिक्स डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कभी कम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं, डायपोल। क्या कहते हैं, डायपोल। यानी एक ऐसा निकाय कि जिसके पास दो आवेश हो, दोनों आवेशों का नेचर कैसा हो, अपोजिट हो, दोनों आवेशों के ऊपर चार्ज कैसा हो, समान हो, यानी चार्ज यानी आवेश का मान समान हो, और नेचर कैसा हो, अपोजिट हो। नेचर कैसा हो, अपोजिट हो। प्रिया प्रकृति हम कह सकते हैं कैसी हो, अपोजिट हो, और वो दोनों आवेश किसी फिक्स डिस्टेंस पर क्या हो, अटैच हो। क्या हो, अटैच्ड हो, फिक्स डिस्टेंस पर हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायपोल। क्या बोलेंगे, डायपोल। क्या बोलेंगे हम, डायपोल। ठीक है, तो डायपोल इस नेचर में ऐसी कौन सी चीज हमको मिली कि जिसके अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि उसके पास दो चार्ज भी हैं, दोनों चार्ज का नेचर अपोजिट है, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कैसा है, फिक्स है। तो हमने देखा कि हमको मिला NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसके बाद हमको मिला H2O, ठीक है, और इसके बाद हमको मिला HCl। क्या मिला हमको, HCl। ठीक है, तो ये सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है, डायपोल के। ठीक है, तो डायपोल की डेफिनेशन सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, एनीथिंग इन द नेचर विच हैज गॉट टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एंड चार्जेस आर अटैच्ड एट फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल, लाइक NaCl, H2O और HCl। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी कि ऐसी चीज इस नेचर में कोई भी प्रेजेंट हो जिसके पास दो इक्वल चार्जेस हो, यानी मैग्नीट्यूड चार्जेस का कैसा होना चाहिए, सेम, और दोनों चार्जेस एक फिक्स डिस्टेंस पर अटैच्ड हो, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो ये सेंटर मान लिया हमने, ये L है और ये L है। कितना डिस्टेंस हो गया, 2L डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, 2L डिस्टेंस है। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। और ऐसी चीज हमको क्या मिली, तो हमको मिले मॉलिक्यूल मिले कुछ, ठीक है, जिनका नेचर कैसा होता है, डायपोल का, जो कैसे होते हैं, जिनका बिहेव कैसा होता है, लाइक ए डायपोल। और वो मॉलिक्यूल हमको कौन कौन से मिले, जैसे हमको मिला NaCl मिला, हमको मिला H2O और हमको मिला HCl। बहुत सारे और हो सकते हैं, पर हम एग्जाम्पल के लिए हम 3 ही ले रहे हैं, और 3 हमारे लिए सफिशिएंट है। एग्जाम में इससे बड़ा कोई नाम आएगा नहीं। ठीक है, तो जैसे हमने NaCl लिया, तो Na के पास क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, और Cl के पास कैसे होते हैं, नेगेटिव, और नंबर में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो जैसे कि ये है एक Na का एटम और ये है एक Cl का एटम। ठीक है, अब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा सेंटर ऑफ मास। क्या पढ़ा होगा, सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास में क्या करते हैं कि कोई बॉडी है, जैसे कि ये बॉडी है, ठीक है, इसके पास कितना मास है, 5 kg मास है। कितना मास है, 5 kg मास है। तो वो 5 kg मास कहाँ पर लोकेट है, यानी कहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, कहाँ पर प्रेजेंट है,
तो फिजिक्स में हमने थ्योरी में बनाया कि किसी भी बॉडी का मास उसके सेंटर पर लोकेट होता है। कहाँ पर लोकेट होता है? उसके सेंटर पर लोकेट होता है, और हम सेंटर पर ही इसके 5 kg मास को मान कर हम आगे की कैलकुलेशन फिजिक्स में कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो वैसे ये जो Cl है, Cl के पास जो चार्ज है, ये Cl का एटम है और ये क्या है? Na का एटम है। तो Na के पास प्लस होते हैं और Cl के पास क्या होते हैं? माइनस चार्ज होते हैं। तो ये दोनों एटम मिलकर क्या बनाया? NaCl बनाया। क्या बनाया? NaCl बनाया। तो जैसे कि ये Na का एटम यहाँ पर था, Cl का एटम यहाँ पर था, Na के पास प्लस थे, Cl के पास माइनस थे, दोनों के पास कैसे चार्जेस कैसे इक्वल है और दोनों चार्जेस का नेचर कैसा है? अपोजिट नेचर है। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे, अट्रैक्ट होंगे। और कब तक अट्रैक्ट? कम टूगेदर। ठीक है, और कब तक आएंगे? जब तक कि इन दोनों की एटम की बाउंड्री आपस में मिल नहीं जाती। इसके बाद ये दोनों एटम एक दूसरे के अंदर जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। तो ये बाउंड्री तक ही सीमित रहेंगे, यानी कम टूगेदर यहाँ तक। कहाँ तक? ये बाउंड्री तक। ठीक है, तो हमने देखा कि Na के पास एक्सेस चार्जेस कौन से होते हैं? तो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। Cl के पास एक्सेस चार्जेस कौन से होते हैं? नेगेटिव होते हैं। मतलब क्या है कि Na के पास पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, और Cl के पास भी पॉजिटिव है और नेगेटिव दोनों है। पर ज़्यादा कौन है? पॉजिटिव, यानी नेट आवेश Na के ऊपर कौन सा है? पॉजिटिव है, और Cl के ऊपर कौन सा है? नेगेटिव है, सॉरी। तो इस Cl का जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो सारा कहाँ पर लोकेट है? तो सेंटर ऑफ मास वाले प्रिंसिपल से हम देखते हैं कि इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पर लोकेट है? सेंटर पर लोकेट है। और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी कहाँ पर लोकेट है? सेंटर पर लोकेट है। तो दो इक्वल, और दोनों के पास जो चार्ज की वैल्यू होती है, यानी नंबर ऑफ चार्ज होता है, ठीक है, वो कैसा होता है? बराबर होता है। तो यानी इसके पास जितना प्लस ई चार्ज है उतना इसके पास क्या है? माइनस ई चार्ज है। किसके पास? Cl के पास। और दोनों चार्ज कहाँ पर है? अपने अपने एटम के सेंटर में लोकेट है। और हमने देखा क्या ये एटम और ये एटम और पास आ सकते हैं क्या? तो हमने बोला दोनों की बाउंड्री टच होगी साहब, अब आगे नहीं आएंगे। तो ये प्लस और ये माइनस और इन दोनों के बीच का भी जो डिस्टेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला, और ये डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अटैच्ड विथ फिक्स्ड डिस्टेंस या अटैच्ड एट फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। तो एक दूसरी डेफिनेशन हम बना सकते हैं कि एनीथिंग इन द नेचर विच हैज गॉट टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो इस लाइन को काट दो, तो यहाँ से डेफिनेशन भी आप इलेक्ट्रिक डायपोल की बना सकते हो कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एंड चार्जेस आर अटैच्ड एट फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, पर आप चाहो तो ये डेफिनेशन स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, आपको शायद ये डेफिनेशन नहीं मिली होगी। तो एनीथिंग इन द नेचर, यानी हम सीमित नहीं है, फिजिक्स हमारी सीमित नहीं है, अनलिमिटेड है। तो हम यही नहीं कह सकते कि NaCl ही डायपोल है, NaCl ही डायपोल है। CO2 भी है, CO2 भी है वो जो कि डायपोल है, पर है कैसा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनका बिहेव कैसा होता है? डायपोल जैसा बिहेव नहीं होता है, पर जब उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उनका बिहेव क्या होता है? लाइक ए डायपोल हो जाता है। इसीलिए हमने डेफिनेशन में क्या है? एनीथिंग, यानी कुछ भी हो सकता है कि जिसके पास टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे और उन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कैसा होगा? फिक्स डिस्टेंस होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायपोल होंगे। तो हम सिर्फ NaCl, H2 या HCl को ही हम डायपोल नहीं बोले, एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो अब ये जो NaCl है इसका माइनस Cl का माइनस सेंटर पर, और इसका प्लस जो Na है इसका भी जो चार्ज है प्लस वो कहाँ पर? सेंटर पर। अब ये दोनों एटम एक दूसरे में और नहीं जा सकते, यानी ये चार्ज और ये माइनस चार्ज, इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस कैसा हो गया? फिक्स डिस्टेंस हो गया। अब ये डिस्टेंस कभी चेंज नहीं हो सकता, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? NaCl को लाइक ए डायपोल। क्या होगा? लाइक ए डायपोल। ठीक है, NaCl डायपोल नहीं है, उसका बिहेव कैसा? लाइक ए डायपोल है, क्योंकि इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हमारे डेफिनेशन के हिसाब से कंडीशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है, इसीलिए हम NaCl को क्या बोलते हैं? डायपोल है। क्या है? डायपोल है। ठीक है, अब इस नेचर में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो टू टाइप्स के मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टू टाइप्स के डायपोल बनाते हैं, या हम कह सकते हैं टू टाइप्स के मॉलिक्यूल होते हैं। एक होते हैं पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, और एक होते हैं नॉन पोलर,
ठीक है। एक होते पोलर होते हैं और एक होते हैं नॉन पोलर होते हैं, ठीक है, यानी ध्रुवीय अणु और इसको बोलेंगे अध्रुवीय अणु। यानी ये जो होते हैं, जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनको हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्रुवीय अणु, ध्रुवीय अणु, ठीक है। और जो नॉन पोलर होते हैं उनको हम बोलते हैं अध्रुवीय, क्या बोलते हैं हिंदी में, अध्रुवीय, ठीक है। और हिंदी में अगर इसकी डेफिनेशन है तो ऐसा सिस्टम नेचर में प्रेजेंट या प्रकृति में प्रेजेंट ऐसा सिस्टम जिसके पास टू इक्वल यानी दो इक्वल यानी बराबर और अपोजिट, यानी अपोजिट किस में होने चाहिए, नेचर में, प्रकृति में कैसे होने चाहिए, अपोजिट चार्जेस यानी आवेश हो, ऐसा सिस्टम जिसके पास बराबर और प्रकृति में क्या विपरीत, कैसे प्रकृति में विपरीत आवेश हो और वो दोनों आवेश किसी फिक्स डिस्टेंस पर अटैच हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, द्विध्रुव। क्या बोलेंगे हम, द्विध्रुव या विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल को हम ध्रुवीय अणु बोलते हैं, नॉन पोलर को हम बोलते हैं अध्रुवीय अणु। तो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, उनके जो सेंटर होते हैं, जैसे कि ये पॉजिटिव का सेंटर और ये नेगेटिव का सेंटर, ये दोनों सेंटर एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करते। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव अगर है और अगर किसी दूसरे एटम, ये एटम अगर इसके अंदर आ गया, सपोज आ गया, तो इन दोनों के सेंटर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, यानी पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर और नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर, यानी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड या ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे को ढक रहे हैं, ठीक है। तो वो जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जिनके सेंटर क्या हो, मॉलिक्यूल के सेंटर क्या हो, एक दूसरे को कोइंसाइड करे, एटम के जो सेंटर है वो एक दूसरे को क्या करे, कोइंसाइड करे, उनको हम बोलेंगे नॉन पोलर। और जिनके कोइंसाइड नहीं करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, पोलर मॉलिक्यूल। तो जो CO2 हमने लिया था, तो CO2 कैसा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, कैसा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, यानी इसका बिहेव डायपोल जैसा नहीं होता। पर जब इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो जो सेंटर, इनके जो चार्जेस का जो बीच में डिस्टेंस है वो कितना है, 0, क्योंकि दोनों के बीच, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 0। पर जैसे हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रखी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने रखी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ। तो ये पॉजिटिव को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, यानी पॉजिटिव यहां पर शिफ्ट हो गया, नेगेटिव यहां पर शिफ्ट हो गया, अब इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आ गया, तो लाइक ए डायपोल, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं जिनका बिहेव क्या होता है, डायपोल होता है, और नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका बिहेव डायपोल नहीं होता, पर जब उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं तो बिहेव लाइक से डायपोल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पोलर नॉन पोलर को कंटिन्यूस करेंगे, अभी हमने सिर्फ डेफिनेशन को समझा है। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को सुप्रभात। जैसा कि अपना लेसन चल रहा है, लेसन नंबर 25, मानव में उत्सर्जन तंत्र, है ना। उत्सर्जन की बात कर रहे थे अपन, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। उसके अंदर अपन ने पिछली क्लास में वृक्क के बारे में पढ़ लिया था, किडनी के बारे में पढ़ लिया था। किडनी के अंदर 2 भाग पढ़ लिए थे अपन, जो वृक्क संपुट के नीचे की तरफ पाए जाते हैं, जिसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, एक तो कॉर्टेक्स यानी वल्लकुट और दूसरा मेडुला यानी मध्यांश। इन दोनों के बारे में बात कर ली थी। आज अपन जो बात करने जा रहे हैं वो वृक्क के अंदर की एक वृक्काणु की संरचना के बारे में बात करेंगे, एक वृक्क नलिका बात करेंगे, जिसे कहते हैं अपन नेफ्रॉन। तो अपन आज नेफ्रॉन का टॉपिक ले लेते हैं। वृक्क नलिका भी कहते हैं इसे, वृक्काणु भी कहते हैं, या नेफ्रॉन। इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में लिखेंगे पूरी। आज इसी के बारे में हमें डिस्कशन करनी है, नेफ्रॉन क्या होता है और वृक्काणु क्या है, वृक्क नलिका क्या है ना, इसके बारे में डिस्कस करनी है। तो वृक्क नलिका एक वृक्काणु या नेफ्रॉन क्या है, यह वृक्क की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है। अपन जो बात करेंगे एक एक लिखते जाएंगे। यह वृक्क की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है ना। मेरे साथ साथ में लिखते ना, ताकि क्या गड़बड़ नहीं होगा। यह वृक्क की क्या है, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। जैसे मैं बनाऊँ, अब मान लो वृक्क की संरचना बनाऊँ मैं, तो कैसे बनाऊँगा, देखो
ठीक है, इसे मैंने बनाना चालू कर दिया। ठीक है, ये वृक्क की संरचना बन रही है। ठीक है, देखते देखते बनाते रहना। ठीक है, इस तरह से संरचना होगी। और ये आपके होगी क्या, अभिवाही धमनी। ये आपके बौमन संपुट, ये आपके केशिका गुच्छ, जिसे आप क्या बोल सकते हैं, ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये आपके समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये आपके दूरस्थ कुंडलित नलिका। और ये जो संरचना है ये आपकी क्या है, हेनले का लूप, हेनले पॉस या हेनले लूप। ठीक है, और ये आपकी हो गई संग्रह नलिका। ठीक है, नाम दिख रहे हैं आपको, क्या हो गया, ये आपके बौमन संपुट, ये आपके ग्लोमेरुलस, ये आपकी जो कुंडली यूँ घूम रही है ये समीपस्थ, जो संग्रह नलिका के पास होगी वो दूरस्थ नलिका, ये संग्रह नलिका, और ये जो घूम रहा है ये आपके हेनले का लूप हो गया, हेनले पॉस हो गया। इस तरह से संरचना है। तो क्या लिखा मैंने, वो आपके बना दिया क्या, नेफ्रॉन की संरचना बन गई है ना। किसकी संरचना है, नेफ्रॉन, यानी एक वृक्काणु की संरचना हो गई है ना। लिखने की बात क्या हो गई, प्रत्येक वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। अब इसमें हम काम क्या है, देखो सबसे पहले मैं काम समझा देता हूँ। इसके अंदर काम क्या है, इसके अंदर महीन महीन पतले पतले रेशेनुमा संरचना पाई जाती है। क्या होती है, महीन लंबी कुंडली नलिकाएं पाई जाती है, 10 से 12 लाख संरचनाएं पाई जाती है, रेशेनुमा जाल पाया जाता है। इस जाल से क्या होता है, ये अभिवाही धमनी यूरिया युक्त रक्त को लेके आती है। हमारे शरीर में क्या है, अमोनिया से यूरिया बनती है, किसके द्वारा, यकृत के द्वारा। वो यूरिया युक्त रुधिर कहाँ आता है, इस अभिवाही धमनी से होता हुआ इस ग्लोमेरुलस में आता है।
इनमें केशिका गुच्छ में आता है। इसके द्वारा क्या होता है, उस चीज़ को छान के, इसके अंदर दाब भी लगते हैं, है ना, स्टैटिक प्रेशर लगते हैं, ठीक है, ग्लोमेरुलस एक दाब लगेगा, ठीक है, तो वो दाब भी इसके अंदर लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो छनने की क्रिया सही हो पाती है। तो जो मूत्र निर्माण होगा, मूत्र की छनने की प्रक्रिया होगी, वो भी अपन पढ़ेंगे। मूत्र छनने की प्रक्रिया में क्या क्या टॉपिक आएंगे, तो एक तो परानिस्यंदन आएगा यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आएगा, फिर आपके क्या आएगा, रीअब्जॉर्प्शन आएगा, वापस पुनः अवशोषण आएगा, फिर स्त्रवण आएगा। तो 3 प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा आपका मूत्र निर्माण और मूत्र उत्सर्जन की प्रक्रिया होगी, वो इसके बाद का टॉपिक है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये यूरिया युक्त रुधिर जब आता है तो छन के क्या होता है, अभिवाही धमनी में आता है और अपवाही धमनी, एक और धमनी होती है अपवाही धमनी, एक रेनाल ट्यूब जो आती है ना, तो एक तो होती है, हाँ, एक को बोलते हैं एट्रेनल और दूसरी को बोलते हैं दो धमनियों की बात होती है, एक तो वर्णात्मक पुनरावशोषण होता है, एक निस्यंदन होता है और एक स्त्रवण होता है। इसके द्वारा काम किया जाएगा आपके अंदर। तो इसका कुल मिलाकर काम क्या है कि इसके अंदर छनने की प्रक्रिया होगी, तो छन के मूत्र यूँ घूमता हुआ कहाँ जाएगा, आपके संग्रह नलिका में जाएगा। कुल मिला के बात इतनी सी है ना। तो ये संग्रह नलिका, आपके दूरस्थ कुंडलित और समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये सारे इस मूत्र को इकट्ठा करके आगे तक पहुंचाने का काम करेंगे और वहाँ केशिका गुच्छ से छनने का कार्य किया जाएगा। तो छनने की प्रक्रिया आएगी, छनने की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे अपन। तो प्रत्येक वृक्क में महीन 10 से 12 लाख, कितने, 10 से 12 लाख महीन, 10 से 12 लाख कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक वृक्क की क्रियात्मक संरचना क्या होती है, प्रत्येक वृक्क में महीन 10 से 12 लाख कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं। ये नलिकाएं नेफ्रॉन कहलाती है ना। इन नलिकाओं को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन कहलाती हैं। वृक्काणु को, वृक्क नलिका को या नेफ्रॉन को। तो जो बातें लिख रहा हूँ वो साथ साथ में उतारते रहना है, ये आपके नोट्स बन जाएगा, आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। नेफ्रॉन कहलाती हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन निम्नलिखित भागों में बटा रहता है। है ना। प्रत्येक नेफ्रॉन के अलग अलग भाग होते हैं, क्या क्या होते हैं देखते हैं अपन। पहला आएगा इसमें मेलपिगिकाय, दूसरा आपका दूसरा ग्रीवा, तीसरा समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका, तीसरा, चौथा हेनले लूप, पांचवा दूरस्थ कुंडलित नलिका और छठा आपका आएगा वो होगा संग्रह नलिका। क्या क्या बात करें, जो प्रत्येक नेफ्रॉन है, एक वृक्काणु है, एक वृक्क नलिका है, उसके ये 6 भाग हैं। पहला आपके मेलपिगिका है, दूसरा ग्रीवा, तीसरा समीपस्थ कुंडलित नलिका, चौथा हेनले लूप, पांचवा दूरस्थ कुंडलित नलिका और छठा संग्रहित नलिका। कलेक्टिंग डक्ट, प्रॉक्सिमल पार्ट, है ना, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबिल और डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबिल और कलेक्टिंग ट्यूबल्स, हेनलेस लूप, ये सारे भाग किसके हैं आपके
इस नेफ्रॉन के हैं। अब इन एक एक भाग का अपने को वर्णन देखना है, एक एक भाग का वर्णन करना है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मेलपिगिकाय की, है ना। ये मेलपिगिकाय आपके दो भागों से मिलके बना है। मेलपिगिकाय कितने भागों से मिलके बना है? दो भागों से मिलके बना है। पहली बात अपन कर लेते हैं मेलपिगिकाय। ठीक है, मेलपिगिकाय के क्या बात कर लेते हैं? प्रत्येक नेफ्रॉन का अग्रभाग मेलपिगिकाय कहलाता है। इसमें दो भाग पाए जाते हैं। पहला बॉमन संपुट, दूसरा केशिका गुच्छ। केशिका गुच्छ जिसे क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ठीक है, क्या है? प्रत्येक नेफ्रॉन का अग्रभाग मेलपिगिकाय कहलाता है। इसमें दो भाग पाए जाते हैं, एक तो बॉमन संपुट और केशिका गुच्छ। ये वाला भाग आपके क्या है? मेलपिगिकाय है, जिसके अंदर ये तो बॉमन संपुट हो गया जो एक कैप्सूल नुमा, एक प्याले नुमा, एक कटोरे नुमा संरचना है। इसी के अंदर ये वाला भाग जो है वो ग्लोमेरुलस है, जिसको अपन केशिका गुच्छ भी कहते हैं। मतलब कई सारी नलिकाएं, असंख्य नलिकाएं इस गुच्छ के रूप में जुड़ी रहती हैं। इसको क्या बोलते हैं? केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस। इसी में यूरिया और मूत्र का छनाव होता है, निस्यंदन का कार्य प्रारंभ होता है ना। तो अपन पहले बात करेंगे बॉमन संपुट की। ठीक है, बॉमन संपुट की, बॉमन कैप्सूल की बात करेंगे अपन। इसके अंदर लिखेंगे पहले कि बॉमन संपुट क्या है, बॉमन कैप्सूल क्या है। यह एक प्याले नुमा संरचना होती है। क्या है? यह एक प्याले नुमा संरचना होती है जिसमें ग्लोमेरुलस यानी केशिका गुच्छ धसा रहता है। साथ साथ में उतारते रहना ना। यह एक प्यालेनुमा संरचना होती है जिसमें ग्लोमेरुलस धसा रहता है। इसकी भित्ति महीन यानी पतली। इसकी भित्ति महीन व द्विस्तरीय होती है। द्विस्तरीय होती है। द्विस्तरीय मतलब डबल लेयर्ड, एक आंतरिक एक बाहरी लेयर, ऐसे डबल लेयर्ड होता है। ठीक है, तो भित्ति इसकी पतली होती है, जैसे अपनी त्वचा होती है ना, स्किन, वो भी डबल लेयर्ड है। लेकिन बाहरी त्वचा जो कि बिल्कुल पतली पतली होती है ना, सूक्ष्म होती है, पतली होती है, महीन होती है ना। तो ये ऐसी ही है। तो इसकी भित्ति पतली महीन द्विस्तरीय होती है। ये उतारो पहले, फिर इसके बारे में लिखता है आगे। इसके स्तर सेल की उपकला के बने होते हैं। मतलब इसकी जो स्किन है, इसकी जो पतली भित्ति है, वो किस उत्तक की बनी होती है? सेल की उपकला उत्तक की बनी होती है ना। तो क्या लिखना है इसके अंदर? बॉमन संपुट, बॉमन कैप्सूल
ये एक प्यालेनुमा संरचना हो गई, ये दिख रहा है आपको प्यालेनुमा कटोरीनुमा संरचना हो गई। इसके अंतर्गत ये ग्लोमेरुलस का जो भाग है, इसका केशिका गुच्छे वाला भाग इसके अंदर धंसा हुआ है, तो क्या लिख दिया, इसमें ग्लोमेरुलस धंसा रहता है। इसकी भित्ति जो होती है, इसकी भित्ति मतलब इसकी वॉल, ये वॉल जो है बिल्कुल पतली होती है, डबल लेयर्ड होती है और इसे उपकला उत्तक की बनी होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके बॉमन संपुट हो गया। फिर अपन बात क्या करेंगे इसके अंदर, इसके आंतरिक संरचना पर क्या पाया जाता है, इसके आंतरिक भाग में पोडोसाइट्स या पदाणु पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, पोडोसाइट। ठीक है, इसके बाद अपन क्या बात करेंगे, ये आपके बॉमन संपुट कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपन बात करेंगे केशिका गुच्छ की, है ना। तो जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी अपन केशिका गुच्छ और आगे के जो आपके समीपस्थ दूरस्थ ये सारे भाग हैं उनकी बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने ह्यूमन की जो आई से रिलेटेड जो डिफेक्ट है उनके बारे में स्टार्ट किया था और सबसे पहले जो डिजीज़ थी उसको डिस्कस कर लिया था, और टाइम की कमी की वजह से हमने कहा था कि इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आज उससे रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ है उसके बारे में बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले हमने पढ़ी थी मायोपिया, जिसको हम नियर साइटनेस भी कहते हैं। इसके बाद आती है आपकी जो आपने इसको भी पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर, जिसको कहते हैं हाइपर मेट्रोपिया। क्या कहा जाता है, हाइपर मेट्रोपिया कहा जाता है, या फिर इसको कहते हैं फार साइटनेस। फार साइटनेस। अब उस डिजीज में हमने देखा था मायोपिया को हमने क्या कहा था, नियर साइटनेस कहा था, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फार साइटनेस कह रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली। जो दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं उसको क्या करता है, क्लियरली देख सकता है। फार ऑब्जेक्ट को क्लियरली क्या करेगा, वो देख सकता है। लेकिन यहां पे क्या होगा, नियर ऑब्जेक्ट आर नॉट सीन क्लियरली। तो यहां क्या हो जाएगा, नियर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सीन क्लियरली। नियर ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाता नहीं है। उस टाइप की डिजीज को हम क्या कहते हैं, हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं, या फिर इसको कहा जाता है फार साइटनेस। क्या कहते हैं, फार साइटनेस कहा जाता है। अब ये होता क्यों डिजीज, सबसे पहली बात, जब मायोपिया पढ़ा तो मैंने आपको बताया था उससे रीजन क्या थे, उसके जस्ट ऑपोजिट रीजन जो होंगे वो इससे रिलेटेड होंगे, क्योंकि हमने इसको फार साइटनेस कहा था, उसको नियर साइटनेस कहा था। तो इससे रिलेटेड जो भी मतलब डिफेक्ट होंगे ह्यूमन के अंदर, मतलब आपको मायोपिया याद है तो ऑटोमेटिकली आपको हाइपर मेट्रोपिया क्लियर हो जाएगा, या फिर आपको हाइपर मेट्रोपिया क्लियर है तो ऑटोमेटिकली आपको मायोपिया भी क्लियर हो जाएगा। उसका रीजन क्या है, तो पहला देख लेते हैं हम कि भाई ये डिफेक्ट होता क्यों है। तो हमने वहां पे क्या देखा था, इंक्रीजिंग कन्वर्जिंग पावर थी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, कन्वर्जिंग किसकी, लेंस की, कन्वर्जिंग पावर डिक्रीजेस। इसके अंदर कन्वर्जिंग पावर क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, तो कन्वर्जिंग पावर डिक्रीजेस। दूसरी बात हमने क्या कहा था, वहां पे लार्जर आईबॉल के बारे में देखा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आईबॉल स्मॉलर या स्मॉलर आईबॉल। साइज जो होती है वो क्या हो जाती है, जो नॉर्मल होती है उससे स्मॉलर होती है, स्मॉलर आईबॉल। आईबॉल की जो साइज होगी वो क्या हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी, और यहाँ पे कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब ये डिक्रीज होने की वजह से होता क्या है, तो हमने देखा था जैसे मायोपिया पढ़ा था, हमने क्या कहा था कि जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो रेटाइना के फ्रंट में होती है, मतलब रेटाइना के ऊपर नहीं होती है, जो एग्जैक्ट रेटाइना पे पड़नी चाहिए, मतलब जिस सेल्स के ऊपर गिरनी चाहिए, आपके कॉर्न और रेड सेल्स जो होती है वहाँ पे लाइट स्ट्राइक करनी चाहिए, वहाँ पे स्ट्राइक नहीं करती है और वो पहले ही स्ट्राइक कर देती है। ठीक है, तो कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हो जाती है, वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे ये होता है कि आपकी जो लाइट है वो आई के अंदर जैसे ही एंटर करती है वो क्या होती है, बिहाइंड रेटिना क्या होती है, वो स्ट्राइक करती है, जिसकी वजह से आपको कौन सी डिजीज होती है, हाइपर मेट्रोपिया। और आप दूर की चीज़ें तो देख पाते हो क्लियरली, लेकिन नियर की चीज़ें क्लियरली देख पाते नहीं है। तो उसके अंदर होता क्या है, तो नॉर्मल आई का डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाया था, एक बार फिर से इसको बनाना ज़रूरी है। तो मैं बता देता हूँ आपको, ये जैसे आपकी नॉर्मल आई है, इसमें आपका ये लेंस है,
और जैसे इमेज मतलब कोई लाइट स्ट्राइक करती है तो आपकी इमेज क्या बननी चाहिए, रेटिना के ऊपर, ये आपकी रेटिना है, यहाँ पे बननी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगी आपकी रेटिना या रेटिना। इसके बाद यहाँ पे जब डिजीज से रिलेटेड बात करें तो कन्वर्जिंग पावर डिक्रीजेस, तो जैसे ही कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हो जाती है तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपकी आई है और आई में ये क्या हो जाएगा आपका सस्पेंसरी लिगामेंट से अटैच आपका लेंस हो जाएगा सॉरी। इस लेंस जैसे ही यहाँ से लाइट यानी किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करके आपके आई के अंदर एंटर करती है तो वो लाइट कहाँ जानी चाहिए, आपके रेटिना के ऊपर। तो जैसे ही रेटिना के ऊपर नहीं जाती है वो लाइट क्या होती है, इसके बिहाइंड स्ट्राइक करती है, जिसकी वजह से आप उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते नहीं हो। तो ये क्या हो जाएगी आपकी रेटिना, ये क्या हो जाएगी आपकी रेटिना। अब हमने वहाँ पे क्या लिखा है, स्मॉलर आई, मतलब स्मॉलर आई बॉल, मतलब जो आई बॉल होती है उसकी साइज़ क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है, जिसकी वजह से भी आपको हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटनेस डिजीज हो सकती है। उसमें क्या होता है, तो जैसे आपके ये आई है उसका कंपैरिजन आप आपके जो एक्चुअल डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे जैसे बननी चाहिए उससे कर सकते हो। ये क्या है, एक्चुअल इमेज फॉर्मेशन है, मतलब जो नॉर्मल पर्सन होता है उसके अंदर है। ये किसके अंदर है, नॉर्मल पर्सन के अंदर है। और ये क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव वर्सन या डिफेक्टिव आई हो जाएगी आपकी, डिफेक्टिव आई, जिसको कौन सी डिजीज है, हाइपरमेट्रोपिया। यहाँ पे भी हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है, स्मॉलर आई बॉल, मतलब ये हो जाएगी आपके हाँ जो रेटिना है उसकी जो स्मॉलर आई बॉल, यानी जैसे आपके यहाँ पे हो जाएगा लेंस, ये हो गया आपका लेंस। और इस लेंस में जैसे ही लाइट एंटर करती है, मतलब जैसे आपके आई के अंदर लाइट एंटर करेगी वो कहाँ चली जाएगी, पीछे चली जाएगी। अब ये चली गई पीछे की तरफ। अब ये आपका रेटिना नहीं है, यहाँ पे जो नॉर्मल मतलब जो स्मॉलर आई बॉल है तो इसका आई बॉल क्या होता है, यहाँ पे होता है। तो इसके आई बॉल की साइज़ क्या होती है, नॉर्मल से कम होती है, तो ये हो जाएगा उसका रेटिना। तो लाइट ऑटोमेटिकली कहाँ जा रही है, पीछे की तरफ। ये रेटिना नहीं है यहाँ पे रेटिना कौन सा होगा, ये, और लाइट क्या होती है, पीछे की तरफ स्ट्राइक करती है, मतलब इमेज फॉर्म बिहाइंड रेटिना, नॉट ऑन रेटिना। तो इस डिफेक्ट के अंदर होता क्या है, तो इमेज फॉर्म बिहाइंड रेटिना, इमेज फॉर्म बिहाइंड रेटिना, नॉट ऑन रेटिना, मतलब रेटिना के ऊपर बनती नहीं है। कहाँ पे बनती है, ये पीछे की तरफ सॉरी पीछे की तरफ बनती है। तो उसको अपन क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, जिसको फार साइटनेस भी कहा जा सकता है। अब इसके होने का कारण क्या है, कन्वर्जिंग पावर जो होती है वो लेंस की क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, या फिर क्या होता है, स्मॉलर आई बॉल होती है। ये डिफेक्ट है, स्मॉलर आई बॉल क्या है, डिफेक्ट है। जो नॉर्मल होना चाहिए उससे स्मॉल होती है। स्मॉलर मतलब अपने आई बॉल जो होती है वो स्मॉलर ही होती है वास्तव में, लेकिन इसमें क्या जो नॉर्मल साइज होनी चाहिए उससे क्या होती है, स्मॉलर हो जाती है, जिसकी वजह से ये बिहाइंड बनता है। अब इसका करेक्शन कैसे किया जाता है, तो उसके करेक्शन में हमने कौन सा लेंस इस्तेमाल किया था, कॉनकेव लेंस। तो यहाँ पे करेक्शन के लिए जिस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब लेंस यानी आप चश्मे का इस्तेमाल करते हो या फिर लेंस का भी इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो इसके करेक्शन के लिए क्या किया जाता है, एक लेंस का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। इसमें कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। इसके अंदर जो लेंस इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस। ये ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में सीधा पूछा जाता है, फार साइटनेस होने पर या हाइपरमेट्रोपिया होने पर आप कौन से लेंस का इस्तेमाल करोगे। तो कौन से लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब वहाँ पे हमने देखा था, जब हमने देखा था तो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट के बारे में बात करते हैं। इस लेंस का शेप कैसा होता है, तो इस लेंस का शेप कुछ ऐसा बना हुआ रहता है, ठीक है। तो इस लेंस को जैसे ही हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, जिसको ये डिजीज है, तो ये क्या करेगा, लाइट को ऊपर की तरफ डाइवर्ट करेगा, अंदर की तरफ आएगी, फिर बाद में यहाँ से स्ट्राइक करेगी और ये लाइट फिर रेटिना के ऊपर सीधी स्ट्राइक करती है इस लेंस का इस्तेमाल करने पर। तो वो हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स लेंस। तो आपको ध्यान रखना है कन्वर्जिंग पावर, उसकी वो क्या कर देगा, कन्वर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं इसको। और यहाँ पे लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्ट ही कर रहा है, कन्वर्ज करने का काम कर रहा है, जिसकी वजह से वो रेटिना के ऊपर स्ट्राइक करती है, जिसको हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। और उसके करेक्शन के लिए हम किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का। और इसका कारण क्या होता है, तो कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस डिक्रीजेस या फिर स्मॉलर आई बॉल होने की वजह से आपको ये डिजीज होती है। इसके बाद छोटी मोटी जो डिजीज है उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये 2 मेन इंपॉर्टेंट डिजीज हो जाती है। इसके बाद कुछ इससे रिलेटेड आती है जो आपके पढ़नी ज़रूरी है, तो मैं पहले वो बता देता हूँ, फिर छोटी मोटी डिजीज़ भी है उनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे ग्लूकोमा। इसके बारे में हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी मैंने आपको बताया था
कैनाल ऑफ स्लेम के बारे में। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम ग्लूकोमा के बारे में। तो डिजीज हो जाएगी यहाँ पे आपकी थर्ड ग्लूकोमा। अब ये ग्लूकोमा होता क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो आई होती है, आई के अंदर जैसे हम आई की बात करें यहाँ पे, तो ये हो जाएगी आपकी आई, नॉर्मल बना लेते हैं। और इस आई के अंदर यहाँ पे क्या होता है? आपका लेंस होता है और यहाँ पे एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस फ्लूइड को कहा था हमने एक्वस ह्यूमर। इसको क्या कहा था हमने? एक्वस ह्यूमर कहा था। अब ये जो एक्वस ह्यूमर होता है, ये जो कंप्लीटली जो मतलब बार बार सिक्रीट होता रहता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? जब ये सिक्रीट होता है, इसके बाद इसको क्या होना चाहिए? ड्रेन होना जरूरी है, मतलब इकट्ठा नहीं होना चाहिए। इसको निकलने के लिए यहाँ पे एक कैनाल प्रेजेंट होती है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? कैनाल प्रेजेंट होती है, जिसको हमने कहा था कैनाल ऑफ स्लेम। क्या कहा था? कैनाल ऑफ स्लेम। इसको कहा था कैनाल ऑफ स्लेम। अब ये ग्लूकोमा डिजीज क्या है? तो जब आपके कैनाल ऑफ स्लेम ब्लॉक हो जाती है, यानी ब्लॉकेज ऑफ कैनाल ऑफ स्लेम, ब्लॉकेज ऑफ कैनाल ऑफ स्लेम, मतलब आपकी जो कैनाल ऑफ स्लेम के अंदर ब्लॉक आ जाता है, या ब्लॉक कैनाल ऑफ स्लेम, आपकी जो कैनाल ऑफ स्लेम ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक्वस ह्यूमर होता है वो ड्रेन नहीं हो पाता है। और ड्रेन नहीं हो पाता है जिसकी वजह से वो कौन सा प्रेशर बढ़ाता है? इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। इट जनरेटेड इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। ये कौन सा प्रेशर बनाता है? इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बनता है। ये प्रेशर कहाँ पे लगेगा? तो ये प्रेशर एग्जर्ट करेगा आपके लेंस के ऊपर, और ये लेंस जो प्रेशर इसके ऊपर आ रहा है उस प्रेशर को एग्जर्ट करेगा आपके विट्रस ह्यूमर पर, और जैसे ही विट्रस ह्यूमर पर प्रेशर आएगा ये प्रेशर बनाएगा आपके रेटिना के ऊपर। और रेटिना के अंदर क्या होती है? कॉर्न और रेड सेल्स होती है, जो इस प्रेशर की वजह से डैमेज हो जाती है और कंप्लीटली आप ब्लाइंडनेस, मतलब इसकी वजह से क्या होता है? आप अंधे हो सकते हो। यानी जो आपका ब्लॉकेज हो जाएगा कैनाल ऑफ स्लेम में, ये जो प्रेशर बनाएगा वो प्रेशर किस पे एग्जर्ट होता है? आपके लेंस के ऊपर। लेंस जो वो प्रेशर किस पे ट्रांसफर करेगा? विट्रस ह्यूमर पे। इस स्ट्रक्चर को हमने देखा था, आपको कंप्लीटली पता भी होगा कि ये एक दूसरे से लिंक होते थे। आपका जो विट्रस ह्यूमर प्रेशर बनाएगा आपके रेटिना के ऊपर, और रेटिना जो होगी वो आपके मतलब इसके अंदर क्या होती है? कॉर्न और रेड सेल्स होती है, और जिसकी वजह से आपकी वो डैमेज हो जाती है, और डैमेज होने की वजह से आपको क्या होगा? कंप्लीट ब्लाइंडनेस। इस डिजीज के अंदर क्या होता है? कंप्लीट ब्लाइंडनेस, मतलब आप अंधे हो सकते हो ग्लूकोमा के अंदर। ये भी ध्यान रखना, ग्लूकोमा के बारे में पूछा जाता है तो कैनाल ऑफ स्लेम ब्लॉकेज 1 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आ सकता है कि किसकी वजह से ग्लूकोमा होती है। तो कैनाल ऑफ स्लेम क्या होता है? आपका ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो एक्वस ह्यूमर है वो क्या नहीं हो पाता है? ड्रेन नहीं हो पाता। और ड्रेन नहीं हो पाता है मतलब ट्रांसफर नहीं हो पाता, और वहीं पे इकट्ठा होता रहता है, जिसकी वजह से आपको ग्लूकोमा डिजीज होती है। इसके बाद आती है आपके फोर्थ आ जाएगी आपके कैटरेक्ट। अब ये कैटरेक्ट क्या है? कैटरेक्ट के बारे में आपने नॉर्मली भी पढ़ा होगा, और नॉर्मली जो जनरल लैंग्वेज होती है अपने, उसके अंदर कैटरेक्ट को कहा जाता है मोतियाबिंद। क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है? जो आपकी आई होती है उसके लेंस के ऊपर व्हाइट क्या आ जाता है? एक फ्लूइड सब्सटेंस आ जाता है मेम्ब्रेन की तरह, जिसकी वजह से वो पर्सन जो होता है वो देख नहीं पाता है। वो क्या रे होता है? देख नहीं पाता है। और ये होता क्यों है? तो आपका जो लेंस होता है एजिंग की वजह से होता है। मेनली ये डिजीज किसकी वजह से होती है? एजिंग की वजह से होती है। एज मतलब बहुत ज़्यादा ही एजिंग हो जाए, जिसकी वजह से होती है। तो उस एजिंग की वजह से होने वाली डिजीज में होता क्या? आपका जो लेंस होता है, लेंस क्या आ जाता है? नॉन ट्रांसपेरेंट। क्या हो जाता है? नॉन ट्रांसपेरेंट। आपका लेंस क्या हो जाएगा? नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और नॉन ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? इसको अपन एक साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? ओपेक। नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और इसको साइंस की लैंग्वेज में कहा जाता है ओपेक, जिससे क्लियरली आप ऑब्जेक्ट को देख पाते नहीं हो। अब इसका इलाज क्या है? तो इसका करेक्शन कैसे किया जाता है? इसके सर्जरी करके, या रिप्लेसमेंट ऑफ लेंस। रिप्लेसमेंट ऑफ लेंस। लेंस को क्या किया जाता है? कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया जाता है। इसका ये क्या होता है? करेक्शन होता है। तो कैटरेक्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये क्या होता है कि लेंस जो होता है एज बढ़ने के साथ नॉन ट्रांसपेरेंट होता जाता है, या फिर अपन इसको कह सकते हैं ओपेक। एक व्हाइट कलर का फ्लूइडी सब्सटेंस यानी मेम्ब्रेन बनती है। ये न्यूक्लियर होता है, पेरिफेरल होती है, अलग अलग टाइप का कैटरेक्ट होता है, लेकिन वहां तक अपन को जाना नहीं है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि लेंस एजिंग की वजह से नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और इसका इलाज क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ लेंस बाय सर्जरी। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैटरेक्ट, ये हो गया ग्लूकोमा। उससे रिलेटेड जो 2 डिजीज थी आपकी वो भी हमने पढ़ ली थी। इसके बाद जो आती है डिजीज, इसके बाद जो आती है डिजीज वो है एस्टिग्मेटिज्म। कौन सी? एस्टिग्मेटिज्म, यानी 5th डिजीज हो जाएगी आपके एस्टिग्मेटिज्म।
अब इसके अंदर क्या होता है एस्टिग्मेटिज्म के अंदर, ड्यू टू ये डिजीज आपके होती है ड्यू टू डिफरेंट कर्वेचर और थिकनेस ऑफ कॉर्निया एंड लेंस। जो आपके कॉर्निया और लेंस होता है उसका कर्वेचर या उसका जो थिकनेस है उसके अंदर डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से आपको ये डिजीज होती है जिसको कहते हैं अपन एस्टिग्मेटिज्म। तो ये डिजीज क्या होती है कि डिफरेंट कर्वेचर या थिकनेस की वजह से आपकी किसकी कॉर्निया और लेंस की, जिसकी वजह से आपको डिजीज होती है। और इसका करेक्शन क्या होता है, इसके करेक्शन के लिए अपन जो लेंस इस्तेमाल करते हैं, इसके करेक्शन के लिए जो लेंस इस्तेमाल किया जाता है वो होता है सिलेंड्रिकल लेंस। आपने देखा होगा गोल वाले लेंस पहन के घूमते लोग, तो सिलेंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इस डिजीज के अंदर कौन से मतलब इस डिफेक्ट के अंदर जिस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा होता है, सिलेंड्रिकल लेंस होता है। वो हो जाती है आपकी सॉरी एस्टिग्मेटिज्म। इसके बाद जो बचती है और नॉर्मली मैं बता देता हूँ, एक है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया ये डिजीज होती है आपके एजिंग की वजह से। किसकी वजह से होती है, एजिंग की वजह से। और एजिंग की वजह से क्या होती है, आपकी जो लेंस है उसकी इलास्टिसिटी लॉस्ट हो जाती है। इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। और जो आपका प्रेस बायोपिया डिजीज है वो सिमिलर होती है किसकी तरह, हाइपरमेट्रोपिया की तरह। मतलब उसके जो अपन कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण होंगे वो किस टाइप के होंगे, हाइपरमेट्रोपिया के होंगे। तो वैसा वैसा उसको अंदर भी करेक्शन में अपन किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल ही करते हैं। किसके अंदर, प्रेस बायोपिया के अंदर। आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर ऐड मत कर देना। प्रेस बायोपिया के अंदर अपन क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो डिजीज आती है आपकी वो है कलर ब्लाइंडनेस। ये जो एक हेरिडिटी डिजीज है, इसको हम डिजीज के अंदर वाला जो अपना चैप्टर है उसी के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन ये आई का ही डिफेक्ट होता है, लेकिन ये क्या होता है, हेरिडिटी डिजीज है, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर है आपका कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें रेड और ग्रीन में अपन डिफरेंस नहीं कर पाते। इसके बाद आती है आपके कंजक्टिवा। एक हो जाती है कंजक्टिवा। कंजक्टिवा, अब ये डिजीज़ क्या है तो आपको पता हो, तो हमने जब आई के बारे में स्ट्रक्चर में पढ़ा था तो आपकी जो कॉर्निया होती है उसके आगे एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जिसके बारे में हमने डिस्कस की थी। और वो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, कंजक्टिवा। कंजक्टिवा कहलाती है। और उससे रिलेटेड जो डिजीज होती है उसको क्या कहते हैं हम, कंजक्टिवाइटिस। क्या कहते हैं, कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। अब ये क्या होता है, आपकी जो कंजक्टिवा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाता है या स्वेलिंग आ जाती है। क्या आ जाती है, इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग आ जाती है ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये किसकी वजह से होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसके अंदर होगा, आपकी कंजक्टिवा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, जिसको हम आपकी जो आई होती है उसके अंदर से रेगुलरली वाटर निकलता रहता है। और इस डिजीज़ को हम जनरल मतलब अपनी भाषा के अंदर कहें तो उसको कहा जाता है आँख का आना। आँख आती है ना आपकी, उसी को कहा जाता है कंजक्टिवाइटिस। और कंजक्टिवा के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो आपके चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा और आपको बताऊँगा, आप नोट भी कर लेना इसको। कभी कभी आपने देखा होगा जब नाइट का समय होता है और अंधेरा होता है, जैसे ही आप कोई लाइट स्ट्राइक करते हो किसी एनिमल के ऊपर तो उनकी आंखें क्या होती है, ग्लो करती है या चमकती है। नॉर्मल कोई भी एनिमल हो उसके ऊपर जैसे ही आप लाइट गिराते हो तो आपकी उनकी आंखें क्या होती है, ग्लो करती है। और ग्लो करने का कारण क्या होता है, उनके अंदर एक रिफ्लेक्टिव मेम्ब्रेन होती है। रिफ्लेक्टिव मतलब जो लाइट को क्या करती है, वापस रिफ्लेक्ट करती है, ना कि रिफ्रैक्टिव मेम्ब्रेन। अपनी आई के अंदर सारी चीज़ें क्या होती है, रिफ्लेक्टिव होती है, लेकिन उनके अंदर जो एक मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं हम रिफ्लेक्टिव मेम्ब्रेन। उस मेम्ब्रेन का नाम है टपेटम कैलोसम। एनिमल्स के अंदर, फिश के अंदर अलग होती है पर अपन वहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे इतना ज़्यादा। टपेटम कैलोसम करके एक क्या होती है, रिफ्लेक्टिव, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग नहीं है, ये ध्यान रखना। रिफ्लेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जिससे लाइट स्ट्राइक करके वापस आती है और हमको आंखें कैसी दिखती है, ग्लो करती हुई। कैसी दिखेगी, ग्लो करती हुई दिखती है, यानी चमकती है। चमकने का कारण क्या होता है, उनके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको कहते हैं हम टपेटम कैलोसम। ये प्रेजेंट कहाँ होती है, ये मेम्ब्रेन आपके प्रेजेंट होती है बिटवीन रेटाइना एंड कोरोइड। आपके अंदर नहीं होती है, ये एनिमल्स के अंदर ही पाई जाती है, ध्यान रखना। ह्यूमन के अंदर नहीं होती है, बिटवीन रेटाइना और कोरोइड के बीच में प्रेजेंट होती है, जो एक रिफ्लेक्टिव मेम्ब्रेन होती है। और नाइट के समय जैसे आप लाइट उसके ऊपर डालते हो तो वो क्या करती है, लाइट वापस भेजता है, मतलब स्ट्राइक करके वापस रिफ्लेक्ट होगी, जिसकी वजह से उनकी आंखें कैसी दिखती है, चमकती हुई दिखती है। तो ये डिजीज के बारे में हो गया, उससे रिलेटेड जितना भी था हमने पढ़ लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका सेंस ऑर्गन आएगा वो है आपका ईयर। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।
हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट जो क्लास थी उसमें एग्जाम्पल नंबर 15 सॉल्व हो गया था। 15 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू θ3 प्रूफ करना था, वो चीज़ हो चुकी थी। इसी का सेकंड क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 15 में ही एक और चीज़ पूछी गई है। फर्स्ट हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। नाउ द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको मैग्नीट्यूड्स गिवन है ए, बी और सी के। डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्या चीज़ें गिवन है, क्योंकि बुक तो आपके पास है। फर्स्टली क्या चीज़ें गिवन है, क्वेश्चन आपका ये है कि ए, बी, सी क्रमशः 3, 4, 5 परिणाम के सदिश है। यदि प्रत्येक सदिश अन्य दो सदिशों के योग पर लंब है तो सदिश a प्लस बी प्लस सी का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो आपको a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। और गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a आपको दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ b गिवन है और मैग्नीट्यूड ऑफ c गिवन है। तो क्या क्या वैल्यूज़ है इनकी, मैग्नीट्यूड ऑफ a इज़ योर 3, 4 एंड 5। तो 3, 4 एंड 5 तीन चीज़ें गिवन है। और इसके अलावा एक और चीज़ भी कह रखी है कि आपका जो हर एक वेक्टर जो है, जैसे वेक्टर a है वो परपेंडिकुलर होगा इसके अलावा जो दो वेक्टर बचे हैं उनके सम के। तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि ईच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अनदर टू वेक्टर्स। तो वेक्टर ए जो है आपका, ये क्वेश्चन में गिवन है, वेक्टर ए है जो परपेंडिकुलर है वो किसके परपेंडिकुलर है, वेक्टर बी प्लस सी के परपेंडिकुलर है। अनदर थिंग, इस तरीके से वेक्टर बी को अगर लेते हैं तो वो किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, वेक्टर ए प्लस सी के। और तीसरी चीज़, वेक्टर सी जो है वो किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, सम ऑफ अनदर टू वेक्टर्स। तो अनदर टू वेक्टर्स और कौन से बचे सी के अलावा, a प्लस बी, a is perpendicular to b plus c, b is perpendicular to this thing, c is perpendicular। तो अब यहाँ से एक चीज़ कंक्लूजन निकाली जा सकती है कि अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनके जो डॉट प्रोडक्ट्स होंगे वो क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। क्योंकि हम ये चीज़ जान चुके हैं कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट भी ज़ीरो होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर वेक्टर ए डॉट किसके परपेंडिकुलर है, बी प्लस सी के, तो दिस थिंग शुड बी ज़ीरो। अनदर थिंग, बी परपेंडिकुलर है इसके तो बी डॉट, इन दोनों का ही डॉट प्रोडक्ट हमारा ज़ीरो आ जाएगा। एंड थर्ड इज सी इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं सी डॉट ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस तरीके से यहाँ पर ये तीन कंक्लूजन्स हमारे पास आए जो चीज़ें गिवन थी उसी से। अब यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना है a प्लस बी प्लस सी का परिमाण ज्ञात करना है या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या चीज़ फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट, ये चीज़ आपको क्वेश्चन में फाइंड करनी है कि वेक्टर जो है आपका a प्लस बी प्लस सी उसका मैग्नीट्यूड क्या बनना चाहिए। तो जब आपको वेक्टर्स गिवन नहीं होते हैं कि आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में वेक्टर्स नहीं दे रखे होते और तब आपको किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है, तो अगेन वी नो दैट किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो हम सबसे पहले मैग्नीट्यूड का स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो किसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे दैट इज इक्वल टू इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट इक्वल में आना चाहिए, तो इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी। ओके, अब इसी चीज़ को हमको सॉल्व करना है ताकि हम इसके होल स्क्वायर की वैल्यू लेके आ सकें। तो आप चाहो तो ये जो पूरी चीज़ लिखी है ना आपने, जैसे मैंने तो एक ही लाइन में लिख दिया, आप अगर स्टेप बाय स्टेप लिखते हो तो उसको मिडिल ब्रैकेट बना करके इक्वेशन 1 भी दे सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ से आप वैल्यू पुट कर सकते हो। इस पूरे को मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है।
ना इसको सॉल्व करते हैं, a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर क्या रहेगा, हर एक दूसरे टर्म के साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा। तो जैसे वेक्टर a लेते हैं, ठीक है, a डॉट a, फर्स्टली मैंने लिया a डॉट a, ठीक है। अब मैंने क्या लिया, a डॉट a हो गया। अब a डॉट, अब मैं पूरा टर्म एक साथ ले रही हूँ, अलग से b के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं, अलग से c के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं, डायरेक्टली मैं ले रही हूँ। अब यहाँ पे बीच में साइन कौन से चल रहे हैं, जो यहाँ चल रहे हैं वही चीज़, मतलब जो जैसे इसको डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं इनसे, तो इनके बीच में जो साइन चल रहे हैं वही कंटिन्यू होंगे। तो नेक्स्ट साइन क्या आना चाहिए, प्लस a डॉट a हो गया, a डॉट पूरा साथ में ले रही हूँ मैं, a डॉट b प्लस सी, इंडिविजुअली b के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं निकाला, c के साथ नहीं निकाला, पूरा ले लिया, a डॉट b प्लस सी, इसको एज अ सेकेंड टर्म कंसीडर कर लिया। नाउ प्लस, अगेन प्लस ही आएगा क्योंकि यहाँ सारे साइन प्लस ही चल रहे, प्लस b डॉट a या फिर b डॉट b। यहाँ पर मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं यहाँ पर मैंने b प्लस सी साथ में क्यों लिया, क्योंकि वी नो दैट कि a डॉट a का वैल्यू हम जानते हैं a स्क्वायर बनेगा, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b डॉट b उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। लेकिन उसके अलावा जितने भी वेक्टर्स बचते हैं उनके साथ उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो हमको ये ऑलरेडी गिवन है कि a परपेंडिकुलर है b प्लस सी के, तो मैं पूरा इसको a डॉट b क्यों करूँ, मेरे को पता है कि a डॉट b प्लस सी शुड बी 0, तो मैं डायरेक्टली इस पूरे को साथ में लूँगी, तो a डॉट b प्लस सी। अब बारी आती है b की, तो b को हम क्या करेंगे, b डॉट b को अलग रखेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा सम है वो अलग ले लेंगे, b डॉट a प्लस सी लिख सकते हैं इसको ऐसा, b डॉट a प्लस बी। ये एक आपका एक प्रॉपर्टी भी है इसका डॉट प्रोडक्ट का कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या, जैसे व्हेनेवर वी डू दिस थिंग a डॉट b प्लस सी, तो इसका जो एक्सपांशन होगा वो कैसे होगा, a डॉट b प्लस a डॉट c, यही चीज़ होती है। अब ना यही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं, अगर a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस सी ले लिया, नाउ b डॉट a प्लस सी, अनादर b के अलावा जो है उनको हम पहले प्रेफर करेंगे, a प्लस सी, नाउ प्लस क्या बचा हुआ है, b डॉट b डॉट b। अब c का प्रोडक्ट बाकी है, तो c डॉट c तो हमको रखना ही है, चाहे तो पहले c डॉट c ले लिया, प्लस क्या बचा हुआ है a प्लस बी, इनको साथ में ले लिया, c डॉट a प्लस बी। आप चाहो तो इंडिविजुअली भी ले सकते हो, c डॉट a प्लस c डॉट b, देन वहाँ से c डॉट को अलग निकाल करके ये चीज़ ला सकते हो, बट डायरेक्ट हो रहा है तो हम एक स्टेप एक्स्ट्रा क्यों करें, c डॉट a प्लस b, क्योंकि हम जानते हैं इसका वैल्यू 0 होता है। ठीक है, ये हो गया c डॉट a प्लस बी, और सारे इसके अंदर सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हो गए हैं, चाहे b के साथ अलग से डॉट प्रोडक्ट करते हैं, चाहे b प्लस c के साथ, उसमें ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, a डॉट a, इसका वैल्यू क्या बनता है, a स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर इसको आगे सॉल्व कर रही हूँ मैं, यहाँ इज इक्वल टू a डॉट a का बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस a डॉट b प्लस सी, ये चीज़ 0 हो जाएगी, प्लस b डॉट a प्लस सी, ये चीज़ भी 0 हो जाएगी, प्लस b डॉट b मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, c डॉट c मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर, और क्या c डॉट a प्लस बी, ये अगेन 0। तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हो कि a डॉट b प्लस सी, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1, उसमें ये सारी वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब इसको वैल्यूज़ पुट कर दो, मॉड ऑफ a का मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, तो उसका मैग्नीट्यूड था 3 का स्क्वायर, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b आपका था 4 का स्क्वायर, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c आपका था 5 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 9 प्लस 16 प्लस 25, तो क्या बना है 25 प्लस 25 50, और यहाँ पर क्या चल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हमको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो यहाँ से
जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वी विल गेट आवर फाइनल आंसर। यहाँ आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू रूट ऑफ 50। इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ 25 इंटू 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 5√2। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, क्लियर है। इस तरीके से इसका सेकंड जो एग्जाम्पल नंबर 15 का जो सेकंड पार्ट है वो चीज़ भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अब देखो, अगर रैंडम से आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है और आपको थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, तो वो चीज़ आप लोग कर सकते हैं। ए गिवन है, बी भी गिवन है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, एंगल फाइंड करना है। तो वो चीज़ हम कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं उसका फॉर्मूला थीटा फाइंड करने का। क्या फॉर्मूला होता है देखो अब यहाँ। सो वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी भी गिवन है। फॉर एग्जांपल ए इज, ये आपका क्वेश्चन है, आपको ये सॉल्व करना है, आई प्लस जे माइनस के कैप। तो लास्ट 15 लिया था, मान लेते हैं दिस इज 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपकी बुक का एग्जाम्पल नहीं है, रैंडम सा कोई क्वेश्चन मैंने इसमें दिया है। वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप जे के प्लस माइनस के कैप, बी इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। यहाँ पर आपको थीटा इज इक्वल टू फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन, ए डॉट बी का फॉर्मूला तो पता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो वो ए बी अब इधर आ जाएगा, ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। दिस इज योर होमवर्क। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है आपकी नोटबुक में। ओके, हो जाएगा ये। उसके बाद हम लेते हैं, ये भी एक अनदर एग्जाम्पल है, आपकी बुक का नहीं है बट देखिएगा थोड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे उसको आपने एग्जाम्पल नंबर 16 लिया था तो इसको आप 17 ले सकते हो। बुक में ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा शायद आपको। 17 इज जैसे वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी भी गिवन है, तो आपको ये शो करना है कि वेक्टर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर। फर्स्टली या तो क्वेश्चन में लिख देती हूँ, यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू 5i कैप, तो डायरेक्टली देख लो, क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरीके का जहाँ पे आपको वेक्टर ए गिवन है 5i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप, और वेक्टर बी गिवन है i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। ये दो वेक्टर्स गिवन है और आपको यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, क्या सिद्ध करना है, ये चीज़ तो गिवन है आपको क्वेश्चन में, और टू प्रूव सिद्ध करना है और ये चीज़ आपको दी गई है, दिया है। ठीक है, जो चीज़ गिवन है वो लिख लिया, टू प्रूव, जो चीज़ सिद्ध करनी है हमको वो भी लिख लेते हैं, a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू a माइनस बी, ये चीज़ हमको प्रूफ करनी है। ठीक है, तो अब इसको प्रूफ करने के दो तरीके हो सकते हैं। हमको प्रूफ करना है a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू a माइनस बी, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, ये प्रूफ करना है। दैट मीन्स इसकी बजाय हमने इसकी कंडीशन प्रूफ कर दी, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें परपेंडिकुलर है। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, परपेंडिकुलर की दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो आपको ये प्रूफ करना है a प्लस बी डॉट a माइनस बी
इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। चाहे तो ये प्रूफ करो, चाहे ये प्रूफ करो, ये प्रूफ होते ही हम कह देंगे कि बोथ आर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर इसका स्टार्ट करते हैं हम प्रूफ। अब इसको करने के दो तरीके हैं, ठीक है। या तो हमको क्या प्रूफ करना है, a प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो डायरेक्टली यही टर्म ले लिया, इसका LHS डायरेक्टली ले लिया, a प्लस बी डॉट ए माइनस बी, 1 बाय 1 हम सॉल्व करते गए और आंसर 0 लेकर के आ गए। या तो ये, या फिर हमको क्या क्या चाहिए, a प्लस बी एंड a माइनस बी। फर्स्टली फाइंड द a प्लस बी, तो वेक्टर a और वेक्टर b को आपको जस्ट सम करना रहेगा और a माइनस बी में सबट्रैक्ट करना रहेगा। वहाँ पर वेक्टर्स जैसे आगे उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट डायरेक्टली निकाल दो। डॉट प्रोडक्ट निकालने पर वी गेट 0, तो हम कह देंगे दिस इज परपेंडिकुलर। तो दोनों मेथड मैं आपको बता देती हूँ, दोनों में से जो आपको ईजी लगे यू कैन डू दैट। ओके, मैं फर्स्ट मेथड आपको बता रही हूँ यहाँ पर प्रूफ। क्या चीज़ प्रूफ करनी है कि a प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं हम, a प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू, सॉल्व कर रहे हैं अभी हम इसको, ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है, ठीक है। ये चीज़ एट द एंड ये चीज़ आपके पास आनी चाहिए। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट का तरीका क्या, a का डॉट a से भी होगा और माइनस बी से भी होगा, b का डॉट प्रोडक्ट a से भी होगा और माइनस b से भी होगा। तो a डॉट a फर्स्टली, a डॉट b माइनस का a डॉट b, नाउ b डॉट a प्लस का b डॉट a, आफ्टर दिस प्लस का b माइनस का b, तो क्या है माइनस b डॉट b। तो ये नीचे लिखा है मैंने माइनस b डॉट b। ओके, अब इस चीज़ को हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर a डॉट a क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर माइनस a डॉट b और b डॉट a। तो अब ये बताओ कि ये चीज़ हमने पढ़ी है कि डॉट प्रोडक्ट जो होते हैं हमारे कम्यूटेटिव होते हैं। तो सिंस वी नो दैट, तो यहाँ रीजंस लिखोगे, सिंस a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, तो आप a डॉट b की जगह b डॉट a या फिर b डॉट a की जगह a डॉट b लिख सकते हैं। तो इस प्लस b डॉट a की जगह मैंने लिख दिया a डॉट b माइनस b डॉट b, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। तो यहाँ देखो a डॉट b माइनस a डॉट b कैंसिल हो गया, क्या बचा, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या बनना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ a निकालने का तरीका क्या होता है, रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। तो यहाँ पर ऑलरेडी स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंस यू नो दैट। यहाँ पर चाहे तो मैंने लिखा दिया मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर रूट है ये यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर क्या, 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो वैल्यू क्या बना, चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हो आप, 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। क्लियर, इस तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ b निकाल देंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या होना चाहिए, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस फॉर्मूले का और माइनस 5 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 प्लस 9 प्लस 25। तो जब नंबर्स को देखते हैं 25, 1 एंड 9, 25, 1 एंड 9, सिमिलर नंबर माइनस सिमिलर नंबर इज इक्वल टू 0। जब ब्रैकेट्स ओपन होंगे 25 से 25 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल और 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो आप ये चीज़ यहाँ पे लिख सकते हो, a प्लस बी डॉट a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। और यहाँ से हम कह सकते हैं हैंस देयरफॉर, अतः हैंस a प्लस बी
इज परपेंडिकुलर टू a माइनस बी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये पहला तरीका हो गया। और दूसरा तरीके में आप क्या करोगे, a प्लस बी का वैल्यू फाइंड करोगे, a माइनस बी का वैल्यू फाइंड करोगे, सिंस दोनों गिवन है, और वहाँ से आपके पास आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में a प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में a माइनस बी का वैल्यू आ जाएगा। आई थिंक वो ज़्यादा आपको ईजी लगेगा। वो दोनों वैल्यूज आपने निकाल ली, फिर उन दोनों वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाला। तो उसमें तो कुछ नहीं, आई कैप के जो भी है x कॉम्पोनेंट्स को मल्टीप्लाई करो, y कॉम्पोनेंट्स को मल्टीप्लाई करो, z कॉम्पोनेंट्स को मल्टीप्लाई करो, देन ऐड इट और सब्ट्रैक्ट इट अकॉर्डिंग टू द साइंस। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड मेथड जो मैंने बताया उसे भी ट्राई कीजिएगा, और इसके अलावा एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट कर दीजिएगा। फॉर्मूला बेस्ड ही है सारे के सारे, तो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।